यूपी के सॉरी फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज यूपी के माननीय श्री DN श्रीवास्तव साहब हैं, तो हम उनको इनवाइट करें। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के विषय में जिस तरह से आपने यहाँ पर आपने देखा आज का टॉपिक, उस पर आप अपनी बात सर रखें प्लीज। सर, आपके पास लगभग 15 मिनट का समय रहेगा इस टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए। श्रीवास्तव सर दिख रहे हैं? सर, अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आपको। बोलिए। ठीक है। जब तक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो श्रीवास्तव सर जब तक हमारे बीच में जुड़े, हम इस बीच माननीय शैलेश नहीं, गांधी साहब का। नहीं, हम बोले हमारी अच्छा आवाज जा रही है। ओके सर, आपका नाम जो है वो गैलेक्सी M31 से है। इस बीच हम माननीय शैलेश गांधी सर हमारे बीच में जुड़ गए, हम उनका स्वागत करें। सर स्वागत है। तो सर आपका ये मैं रिनेम कर देता हूँ M31, गैलेक्सी M31 से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो प्लीज सर अपनी बात रखें। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें प्लीज। वीडियो ऑन करने। हाँ, मैं आपका ये कर देता हूँ रिनेम। टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें। ओके, कोई बात नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि हाँ ये CRPC बन तो गई है, लेकिन ये इसी तरह काम करेगी जैसे हम लोग अभी टेक्निकली एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और सारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, इंटरनेट से किया जाए। तो आप खुद देखिए कि एक सेमिनार करके हम लोग आपस में एक दूसरे से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब जब दरोगा जी का बयान होगा और डॉक्टर साहब का बयान होगा दूसरे जगहों से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कैसे ये पॉसिबल होगा ये है। लेकिन संहिता अच्छी बनाई गई है। फिलहाल अभी इस संहिता को लागू करने में बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी। यह सबसे आवश्यक है जानने का कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है किसी भी देश का मूलभूत ढांचा न्याय प्रदान करने के लिए होता है, और उसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जज मिल करके इंश्योर करते हैं कि आम जनता को न्याय मिल सके। पुलिस का काम है मुकदमों को दर्ज करना, उसकी जांच करना। प्रोसिक्यूशन का काम है गवाहों को पेश करना, टाइम से जो है गवाही हो जाए, और तब न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर निर्णय दे। वर्तमान व्यवस्था में जो चल रहा है इसमें पहले पुलिस की प्राथमिकता थी गवाहों को न्यायालय में पेश करना। आगे चल करके पुलिस की प्राथमिकता ये निचले स्तर पर चली गई। अब उनका काम यह है कि जांच करके चार्जशीट वो कोर्ट में दाखिल कर देते हैं। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म, और वो जो है गवाह आए ना आए ये अब कोर्ट की जिम्मेदारी है। नहीं तो एक समय था जब SHO गवाह लेकर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में खड़ा रहता था, गवाही कराता था और सजा होती थी। समय समय पर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में समस्या आई, उस पर कोर्ट की रूलिंग आई। आगे चल करके ट्रायल में डिले पर रूलिंग आई। तो सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए सरकार ने विचार किया कि आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि अपराधियों की प्रकृति बदल गई, अपराध करने का तरीका बदल गया, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन किया जाए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किया जाए। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि छोटे मोटे अपराधों में अनावश्यक गिरफ्तारियां न किया जाएं, इससे पब्लिक को हरेसमेंट होता है। उसका भी नई संहिता ने कॉग्निजेंस लिया है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर की।
वर्तमान में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से अभी केवल जेल में जो मुलजिम बंद है उसकी शक्ल देख करके यहाँ से रिमांड दे दी जाती है। इतने तक ही की सुविधा उपलब्ध है। अब अगर मान लीजिए 5 कोर्ट सेशन कोर्ट हैं और पांचों को 5 जगह से गवाह एग्जामिन करना है, तो सबसे पहले तो वो गवाह जिस जगह पर तैनात है वहां के एनआईसी रूम में जाए, वहां वो बैठे, यहाँ जज साहब बैठे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में, और वहां से वो बयान दे, यहाँ ये रिकॉर्ड करें। यह बहुत ही आज के समय में जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बहुत अभी समय लगेगा, यह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। एक सेमिनार में हम लोग देख रहे हैं, अब पता चला कि जज साहब कोर्ट में बैठ गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में, वहां से वो जुड़ गए, यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनका भी समय बर्बाद, हमारा भी समय बर्बाद। दूसरा, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये कहा कहा है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में पहले जैसा मेहरोत्रा साहब बता गए कि एविडेंस रिकॉर्ड करके रख देते हैं वो एक अच्छी पहल है। क्यों? क्योंकि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गया है अगर, और जो एविडेंस एक मुलजिम के संबंध में है, 2 मुलजिम के संबंध में है, और उस ऑफेंस में उसका भी पार्टिसिपेशन है, तो गवाहों के बयान उसी तरह से उसके खिलाफ पढ़े जाएंगे जैसे कि अन्य लोगों के खिलाफ पढ़े गए जो उपस्थित थे। एक सुनिश्चित एक और प्रोटेक्शन दिया गया कि घर के लोगों को सूचित किया जाएगा, उसके मकान पर चस्पा किया जाएगा, पेपर में निकलवाया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ गवाही शुरू होने जा रही है और आप इसमें भाग लीजिए। इसमें भी व्यवहारिक कठिनाई आपको बताऊं, वर्तमान समय में जो गवाह अभी गवाही देने आते हैं, रिटायर्ड पर्सन है मान लीजिए, गवाही देने के बाद अपने खर्चे से जाते हैं, जबकि नियम यह है कि उनका खर्चा पैसा नजारत से दिया जाए। नजारत एक विभाग होता है जहां से लो गायब हो गया, आवाज आज नहीं खत्म हो गई हमारी? नहीं नहीं, सर, अभी सुन पा आपकी रहे हैं आवाज हम नहीं। लोग आपको। जा रही है श्रीवास्तव आवाज? साहब सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। तो अभी तक जो विटनेसेस आते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। अब आपने एक नियम लगा दिया कि हम इसको सूचना देंगे, पेपर में पब्लिश कराएंगे। अब उसमें भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी कि वो उसका खर्चा कहाँ से आएगा, वो उसका खर्चा नजारत से आएगा, उसमें बजट नहीं रहेगा, तो पता चला महीनों उसी में लग गया। इन्वेस्टिगेशन पर एक अच्छाई ये हुई है कि एक प्रोविजन था पहले 156(3), इसका बहुत मिसयूज होता था। कोई भी आए, वन फाइन मॉर्निंग एक एप्लीकेशन दे देता था कि साहब पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है और आप हमारा मुकदमा दर्ज कर दीजिए। पहले लोग लिख देते थे रजिस्टर इन्वेस्टिगेट। इस संबंध में कई कंफ्लिक्टिंग रूलिंग आई यहाँ कि साहब जो है नहीं, इसको आप कंप्लेंट ट्रीट कीजिए। दूसरा आया कि नहीं, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करना है पहले रजिस्टर कीजिए एफआईआर। अब अगर मान लीजिए यहाँ मैं यहाँ आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ और कोई मेरे खिलाफ लिख दे कि मैं साहब रायपुर में था और वहां मारपीट किया, तो पहले मेरा एक झूठा मुकदमा दर्ज हो, फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगे। उसको मीट करने के लिए एक उन्होंने साफ कर दिया कि पहले आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को सूचित कीजिए, जाइए, अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, इस तो लैंग्वेज ठीक कर दिया कि नाउ यू कैन मूव एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट, और तब जाकर के उसको एज कंप्लेंट ट्रीट करके, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लायर भी यही राय देते हैं और कंप्लेंट भी यही चाहता है कि अधिक से अधिक हरेसमेंट किसमें होता है, पुलिस केस में। कंप्लेंट केस में उतना हरेसमेंट नहीं होता। तो एक तो इसको टैकल करने के लिए ये किया गया। दूसरा, एक EFIR करने के लिए बात लिखी गई कि पुलिस स्टेशन में झगड़े होते हैं, साहब हमारे यहाँ मर्डर हुआ, उनके क्या हुआ कि अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है, यू फर्स्ट रजिस्टर ए 0 FIR।
वो ठीक है, 0 FIR आप इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज कर लीजिए, फिर आपको उस पर सिग्नेचर 3 दिन बाद कराना पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये FIR दर्ज हो जाएगी। प्रॉब्लम इसमें भी आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को आगे चलकर हम मीट कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि साहब जो अभी तक सर्विस ऑफ समन्स में एडल्ट मेंबर के परिभाषा में वोमन नहीं थी, अब उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है घर की जो औरत है वो she has also been included as an adult member of the family। तीसरा था कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस रेप केसेस में होते थे वो केवल लेडी मजिस्ट्रेट के लिए था, उसमें एक उन्होंने ऐड किया है कि अगर मेल पर्सन भी रिकॉर्ड करता है तो द प्रेजेंस ऑफ ए वुमन मस्ट बी एंश्योर्ड। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस, इसको भी बढ़ाया गया है। तीसरा उन्होंने एक इम्पोर्टेंट किया कि साहब ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है इसको हर जगह जो है लागू किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो बाहुबली हैं, जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, ये विन ओवर कर लेते हैं गवाहों को, और इसीलिए होस्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। होस्टाइल विटनेसेस जब हो जाते हैं तो जज चाह करके भी सजा नहीं कर सकता है। विटनेस प्रोटेक्शन के न होने का यूपी में एक ज्वलंत उदाहरण अभी आपने कुछ दिन पहले उमेश पाल मर्डर हुआ, जिसमें कि अतीक अहमद जो जिसमें वो गवाही देने वाला था और उसका मर्डर किया गया, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस पता है। अभी भी जो क्रिमिनल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस इतना अधिक है कि वो गवाहों पर को तोड़ लेते हैं, फोड़ लेते हैं, टाइम से पुलिस प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि हर स्टेट एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू करे, और इस पर एक रूलिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें गाइडलाइन तमाम दिया, लेकिन उसके अनुसार जितना प्रभावी तरीके से विटनेसेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। इसकी इसलिए जो है अभी भी जो गवाह कोर्ट में जाते हैं वो डरे डरे से रहते हैं। एक तो हमको अगर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉपर तरीके से प्रभावी रूप से गवाहों को एग्जामिन करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, तो हमको विटनेसेस के प्रोटेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि गवाही स्टार्ट होने के अंदर इन ऑफेंसेस में कितने दिन में कर लिया जाए, कितने एडजॉर्नमेंट दिया जाए। इन सब के बावजूद भी कोर्ट्स के में जो पेंडेंसी है, प्रैक्टिकल ये है कि अगर एक सेशन जज के पास 5 सेशन ट्रायल लगे हैं और अगर एक एक में दो दो गवाह भी है, तो प्रैक्टिकली वो दिन भर बैठ करके भी नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जजेस की संख्या का है, केसेस के पेंडेंसी का है। तो जो वर्तमान संहिता बनाई गई है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को भी एड्रेस किया है, प्रोसिक्यूशन को भी एड्रेस किया है, और इन्वेस्टिगेटिंग ट्रायल के प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस रिकॉर्ड कर लें, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर लें। तीसरा इसलिए सबसे बड़ी समस्या चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जो वर्तमान में है, वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर में यह संहिता के प्राविधान लागू करने में अभी बहुत ही कठिनाई आएगी। लेकिन मात्र कठिनाई के आधार पर कोई प्रोविजन न लागू हो सके, इस आधार पर कोई कानून ही ना आवे, तो ये ठीक नहीं है। अब ये आवश्यक जरूर है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि इस कानून को लागू करने के लिए जो जो कठिनाइयां आएंगी उनको कैसे टैकल किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उनको कैसे सुधारा जाए। फॉरेंसिक लैब है नहीं, तो कहा कि भाई दूसरे स्टेट से आप ले लीजिए, तो पहले फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाएं, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, डिजिटल माध्यम से किया जाए। लेकिन अभी भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टिगेशन में वो अभी नहीं किया गया कि पुलिस में एक ही विंग है केवल पुलिस,
वही लॉ एंड ऑर्डर भी देखेगी, वही इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। ये डिमांड बहुत दिनों से हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन अलग कर दीजिए और लॉ एंड ऑर्डर अलग कर दीजिए। वर्तमान में क्या है कि अगर अभी अलग कर दें तो आधे लोग लॉ एंड ऑर्डर में रहना ज्यादा पसंद करेंगे और जांच में जाना, जैसे सीआईडी में कोई नहीं जाना चाहता, किसी को एसपी सीआईडी बना दीजिए तो उसको बेइज्जती लगती है, उसको एसएसपी बना दीजिए तो उसको प्रतिष्ठा लगती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में इसलिए भी डिले होता है। ये सब चीजें ओवरऑल देखने पर संहिता बहुत अच्छी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को हमको ठीक करना पड़ेगा, और डिजिटल जो काम करना है उनका भी हमको टेक्नोलॉजी को एडवांस स्टेज में ले आने के स्टेप लेने पड़ेंगे। तभी जा करके यह संहिता अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी। ये और if anybody wants to ask any question, I am ready. शिवानंद भाई क्वेश्चन मंगाइए। हाँ, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपके क्वेश्चन है तो कृपया आप लोग हैंड रेज का एक ऑप्शन चुन लें, और आपका हैंड रेज आएगा तो हम उसमें से आपको आसानी से रिकॉल कर लेंगे। आप चैट बॉक्स में भी अपनी बातें रख सकते हैं। जी, इस बीच क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ें, और हमारे बीच में अब माननीय जस्टिस श्री कमलेश्वर, एक प्रेम जी हैं, प्रेम जी करके एक हैंड रेज आया हुआ है। हाँ प्रेम जी, बताएं, आप अपनी शॉर्ट में बात रखिएगा, अपना प्रश्न शॉर्ट सर में पूछिए। इसमें सर नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है, झांसी यूपी से बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है आपकी बात। सर इसमें कहीं संहिता में जो लोग झूठी गवाही देते हैं या जो लोग झूठी एफआईआर कराते हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है? नहीं, झूठी एफआईआर में पुराना वाला 340 का कार्रवाई की जाती है, वही है, वही अभी भी है कि झूठी जो कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि इनका गवाही इन्होंने झूठा दिया है तो 340 के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया जा सकता है। उसका भी सर प्रैक्टिकल तो आपको बता दें, जितने मुकदमे जी हैं यही नहीं हो पा रहे हैं, झूठी गवाही वाले मुकदमे आप दर्ज करा दिए, पड़े रहेंगे वो, पता चला वो आदमी दौड़ रहा है, आ रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। लॉ है, लॉ स्टिल 340 में है कि अगर कोई झूठी गवाही देता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, या ऑफेंस है, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं पाती है, जबकि झूठी गवाही को सीरियस ऑफेंस बना के उसमें भी पनिशमेंट बढ़ाना चाहिए आईपीसी में। सर, तो झूठे मुकदमे के प्रति क्या इसमें भी कुछ बताया गया है संहिता में, या पुराने वाले रूल है? नहीं, पुराना ही है, कोई नया चीज नहीं है। पहले जी तो सर, थैंक यू। झूठी गवाही साबित होने के लिए कोई फाइंडिंग नहीं चाहिए कोर्ट में ना। सपोज कर लीजिए कि गवाह की गवाही हो गई और ये पाया गया कि नहीं, कंप्लेनेंट ने टोटली झूठी गवाही दिया है, मुलजिमों को छोड़ा जाता है, इसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। उसमें उस फाइंडिंग के आधार पर, केवल इसलिए कि वो टूट गए उसके आधार पर नहीं, जब तक कि कोर्ट उसमें लिखे कि हाँ इन्होंने झूठा गवाही किया है, और इसके आधार पर फिर आईपीसी में उसमें सेक्शन दिया हुआ है कि फॉल्स एविडेंस अगर कोई देता है तो उस पर वो मुकदमा चलेगा, फिर मुकदमा चलेगा, फिर उसके बाद चार्जशीट होगी, फिर ट्रायल इसका होगा, इसी वर्तमान संहिता के कारण। तो झूठी गवाही दिया है, इस बात की फाइंडिंग आनी जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद आपका। और अगला प्रश्न हम बाद में लेंगे। इस बीच हमारे बीच में शैलेश गांधी सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त सर हमारे बीच में है, और वो भी अगले 10-15 मिनट में लीव करेंगे। तो यदि सर 2-4 मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं, वैसे भी वो चूंकि आरटीआई से हट के इशू है, पर फिर भी अपनी बात वो रखना चाहेंगे कुछ, तो हम उनको सुनना चाहेंगे। सर अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। पहले तो सबको नमस्कार। जा रहा है हमारा नहीं। आपसे ये कानून लाने के पहले पब्लिक कंसल्टेशन बहुत जरूरी था। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करने का गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पर वो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही है। आरटीआई के सेक्शन 81I में भी ये प्रोविजन है कि जब जब बोलो। खत्म हो जाए
कोई डिसीजन हो जाए, जैसे बिल रखना है पार्लियामेंट में, तो उसके पहले सरकार को बताना चाहिए जनता को कि क्या कारण से ये ऐसे प्रोविजंस कर रहे हैं, जनता इस पे डिस्कस करेगी। लोकशाही का मतलब ये होता है कि जनता अपना राय रखे, सिर्फ एमपीज बैठ के बिल न पास कर दे। ये बहुत बड़ी खामी है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस खामी को दूर करेगी। एडजर्नमेंट्स की बात कही जज साहब ने, सीआरपीसी और सीपीसी में आज भी अगर आप देखें तो एडजर्नमेंट्स बहुत लिमिटेड होने के प्रोविजंस हैं, क्लियर कट प्रोविजंस है, मैंडेट है, मगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। कोर्ट फॉलो नहीं कर रही है, जजेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, जनता फॉलो नहीं कर रही है, लॉयर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक महीने पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पब्लिकली ऐसे कहा कि अरे हमें 2 महीने में 3,600 एडजर्नमेंट्स देने पड़े। जिम्मेदारी किसकी है? मेरे हिसाब से जिम्मेदारी जजेस की है। जजेस रन कोर्ट्स, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। टाइम फॉर डिले एंड जजेस कम है कहा गया था। ये हम लोगों ने 12 साल का सर्वे किया है, डेटा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से लेके, उसमें ये क्लियर दिखाई देता है कि 12 साल के पीरियड में हर साल एवरेज 2.5% से 3% डिपेंडेंसी बढ़ी और 20% वैकेंसी एवरेज रखी, 20 से 22% वैकेंसी रहती है जजेस की पोजीशन में। ये वैकेंसी अगर ना हो तो क्लियरली दिखाई देता है कि पेंडेंसी नहीं रहती, मगर इस पे कोई काम नहीं कर रहा है, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न कोई हाई कोर्ट के जजेस, न कोई लीगल लोग इस पे कुछ काम करें। वैकेंसी रखने की जरूरत है क्या इतना? बहुत ऑब्वियस है कि अगर 10-15% ज्यादा जजेस होते तो हर साल डिस्पोजल बढ़ता और पेंडेंसी कम होती जाती। वैसे ही एडजर्नमेंट्स अगर कानून के हिसाब से दिए जाए, सीआरपीसी और सीपीसी से, मैं निवेदन बड़े नम्रता से कर रहा हूं, मेरे हिसाब से कोर्ट्स को कानून से चलना चाहिए, न कि क्या प्रैक्टिस है। अगर एडजर्नमेंट्स न दिए जाए तो मैंने सुना है कि एटलीस्ट 20 से 25% डिस्पोजल बढ़ सकती है कोर्ट्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई, ये हमेशा ये कहानी है कि कोर्ट्स क्यों नहीं फंक्शन कर पाती है। कहानी ये नहीं है कि कोर्ट कैसे डिलीवर करेगी। इंडिपेंडेंस से लेके आज तक करीब करीब सब गवर्नमेंट सर्विसेज कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा ही, मगर इंप्रूवमेंट कुछ हुआ है जरूर। सिर्फ एक सर्विस है जिसमें डिटेरियोरेशन हुआ है, वो है कोर्ट सिस्टम। कुछ महीनों पहले ही भारत की कोर्ट्स ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया 5 करोड़ केसेस का, और सब कहते हैं ये तो बढ़ते जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, 15 से 20% ज्यादा, और वो सैंक्शन पोजीशंस हैं। कोलिजियम ने कभी भी जितने वैकेंसी है उतने नाम रेकमेंड नहीं किए हैं, कभी नहीं। और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी ज्यादातर आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। कई रिपोर्ट्स हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 साल में शुरू होती है, 2 साल में उसका रिजल्ट आता है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसी हैं कि जहां पे सबको फेल कर दिया। ये सिस्टम कैसे काम करेगी? कोई इस पर सवाल नहीं कर रहा है, ना चीफ जस्टिस कर रहे हैं, ना दूसरे लोग कर रहे हैं कि अरे इतना बुरा हाल क्यों है। कॉलेजेस हर साल नए स्टूडेंट्स लेती है, IIT IIM लेती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए, और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। वो 4 महीने के अंदर प्रोसेस खत्म कर देते हैं, मगर जजेस हम नहीं कर सकते। आई थिंक
इस पे सोचने की जरूरत है। सिंपल सॉल्यूशंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई। जस्टिस दाभोलकर ने खुद कहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, कि कोर्ट्स दो शिफ्ट में क्यों नहीं काम कर सकती। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और नहीं बन रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बन रहा है, मगर मान लेते हैं कि नहीं बन रहा है, तो कोर्ट्स अगर दो शिफ्ट में काम करे, 5,000 कोर्ट्स अगर दो शिफ्ट में काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी बात होती है, कोर्ट्स कहती है टेक्नोलॉजी नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के एलोकेशंस फंड्स के यूज नहीं हो रहा है, ये हकीकत है। वो अगर पूरे यूज हो जाए तो काम बन जाए। लोग कहते हैं हमको टेक्नोलॉजी नहीं आती कोर्ट्स में। पूरी देश की बैंकिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट पर डिपेंड कर रही है, और बहुत एफिशिएंटली डिपेंड कर रही है। आज 20-30 साल हो गए उस बात को। कोर्ट सिस्टम सिर्फ ना कर सके, ये मानना थोड़ा कठिन लग रहा है। मेरे हिसाब से इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस को बैठ के ये तय करना चाहिए कि 5 साल 7 साल के अंदर डिले कम होगी। यूरोपियन कोर्ट्स के अंदर एवरेज डिस्पोजल ऑफ केसेस, कोर्ट्स निर्णय आते हैं 6 से 7 महीने के अंदर। भारत का सिमिलर आंकड़ा है 30 महीने के ऊपर। ये कोई जस्टिस सिस्टम ही नहीं है, ये अन्याय की सिस्टम है, और ये मत्स्य न्याय है, जहां पे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस पे गौर किया जाना चाहिए कि डिलेज न हो। इस पे गौर किया जाना चाहिए कि कानून के हिसाब से एडजॉर्नमेंट्स दिए जाएं। वो अगर हो तो आई थिंक बहुत फर्क पड़ सकता है। धन्यवाद। ये मेरा हो गया। जी शैलेश सर, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु आपने रेज किए हुए हैं जुडिशियरी और सिस्टम को लेकर के। तो यहाँ पर हम अब आगे इनवाइट करेंगे माननीय जस्टिस श्री कमलेश्वर नाथ साहब को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज हैं सर, जस्टिस हैं सर। प्लीज अपनी बात आप रखें। ये पहली बात तो ये है कि हमारे जो सेशन जज एस.एन. श्रीवास्तव, डी.एन. श्रीवास्तव साहब आए थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ज्यादातर वो ठीक ही है, तो मानने बहुत ज्यादा वो मानने के काबिल हो गई है। दूसरी बात ये है कि इसमें विक्टिम्स के बारे में थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ है। जो नया कोड आया हुआ है, इसमें विक्टिम्स को भी थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ है, जो कि होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई केस विड्रॉ करना चाहती है गवर्नमेंट, तो विक्टिम को मौका देना चाहिए कि विड्रॉ होगा या नहीं होगा। या जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और चार्जशीट लगा देती है कोर्ट में, उसका मटेरियल मुल्जिम को सप्लाई करती है, वो मटेरियल विक्टिम को भी सप्लाई करना चाहिए। ये एक नया इसमें एडवांटेज उन्होंने दिया हुआ है। फिर प्रोग्रेस जो इन्वेस्टिगेशन के है, जब इन्वेस्टिगेशन 90 दिन तक चल गया है, 90 दिन के बाद जो जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है इन्वेस्टिगेशन की, वो प्रोग्रेस भी इन विक्टिम को इन्वॉल्व कर देना चाहिए। इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जो कि इस कोड में बहुत अच्छी आई हैं। एक चीज़ इसमें ये और आई हुई है कि एडवोकेट जिस जमाने जब मुलजिम गिरफ्तार हो और उसका इंटरोगेशन हो रहा हो, तो मुलजिम की इच्छा अनुसार एडवोकेट की प्रेजेंस वहाँ पे हो सकती है। ये सेक्शन 38 में प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट, अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है कि जो एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है उसका रोल कहाँ तक है, क्या लिमिटेड है, कहाँ तक है, क्या नहीं। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट। अब मीट का मतलब क्या होता है? उनको कोई हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई पॉइंट बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। और ये भी कहा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन नहीं रह सकते। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होना परंतु थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन न होना, ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन
इस सेक्शन 38 में है। क्या मतलब है? यानी है कि जिस वक्त की पुलिस अरेस्टेड एक्यूज से पूछताछ कर रही है, उस समय अधिवक्ता रह सकते हैं, मगर क्या मतलब है कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में वो नहीं रह सकते, या अगर रह सकते हैं तो क्या उनका लिमिटेड रोल होगा, ये स्पष्ट एक बात और होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें प्रोविजन बनाया हुआ है कि तो इलीगली ऑफेंस से कमिट किया हुआ कोई प्रॉपर्टी अगर अक्वायर की गई हुई है तो उसका फॉर्फिचर हो सकता है, लेकिन वो फॉरेन कंट्री के लिए उन्होंने दिया हुआ है। फॉरेन कंट्रीज में जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं या लोग हैं इंडिया के गए हुए और ऑफेंस करके वहां भाग गए हैं, तो उनके के बारे में क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये हमारे एक नया प्रोविजन दिया हुआ है, चैप्टर 8 में दिया हुआ है इस कोड के। उसमें प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से कोर्ट इंक्वायरी करेगी और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगी फॉरेन कंट्री को, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें एडवाइजरी रोल क्या है, किस तरह से कर तो दिया हुआ है। लेकिन मुझको ये जानकारी नहीं है, और मेरा विचार ये है कि होना चाहिए कि जो इलीगल तरीके से एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भारत के अंदर है और मुल्जिमान भी भारत के अंदर ही हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन और फॉरफिचर और प्रॉपर्टी का कोई प्रोविजन ठीक से होना चाहिए। वो प्रोविजन है या नहीं मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें फॉरेन कंट्रीज का जिक्र आया है चैप्टर 8 में, तो मेरी जिज्ञासा ये हुई है कि ये जानकारी की जाए कि ये हमारे देश के अंदर जो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है बाय बाय कमीशन ऑफ क्राइम, उसका फॉर्मूला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए। एक अच्छा और दिया है इन्होंने एक्ट में, प्ली बार्गेनिंग का, सेक्शन 289 में प्ली बार्गेनिंग का लिमिटेड एक स्कोप दिया हुआ है, जिसमें कि कुछ विक्टिम को कंपेंसेशन में मिल सकता है, और कुछ इस लिमिटेड ऑफेंसेस में ही ये प्ली बार्गेनिंग चल सकती है। लेकिन एक प्रोविजन ये हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पहले नहीं था। इसमें एक चीज जो कि मैं मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अब फिर रिएक्ट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि क्रिमिनल ट्रायल में अक्यूज का रोल केस के संबंध में क्या होना चाहिए, यानी क्या ये है पॉसिबल, ये परमिशन, क्या ये फेयर है? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर चीज में फेयरनेस होनी चाहिए, लॉ भी फेयर होना चाहिए। ये जो अधिक तौले हैं, तो क्या लगता है थोड़ा बेनिफिट तो प्रिंसिपल है कि भाई इफ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी, वो तो अपनी जगह बात है, लेकिन वही वो एक प्रिंसिपल है, इस स्टैच्यूट का कोई पार्ट नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और कहता भी रहा हूँ, आई डोंट नो कहाँ तक इसको लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अक्यूज जरूर होनी चाहिए। अक्यूज एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कि मालूम है कि इस पर्टिकुलर घटना में या पर्टिकुलर अफेंस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसको तो मालूम ही है, वो तो बताएगा कि क्या ऑफेंस हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है। लेकिन जिस आदमी के प्रति वो कहता है कि ऑफेंस किया गया है, वो आदमी नहीं जानेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, सिवाय अलीबाई के, ये कि मैं वहां था ही नहीं। एक प्ली तो ये बात हो सकती है हमेशा कि मैं वहां नहीं था, ठीक है, नहीं थे, तो जहां नहीं थे वो बताइए कहाँ थे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इस सिलसिले में ज्यादा रिलैक्सेशन अक्यूज को दिया हुआ है, राइट टू कीप साइलेंस, और उसमें कुछ सुधार होने की बहुत बड़ी आवश्यकता। एक इसी सिलसिले में जो सेक्शंस हैं, देखिए क्या है, 351, 353 सीआरपीसी के जो सेक्शंस हैं, उस उन सेक्शंस में इसके बारे में दिया हुआ है कि उसको मौका दिया जाता है रिक्यूज को कि वो बदला एक्सप्लेन करे, तो तमाम
परिस्थितियां शास्त्र में आई हुई हैं, उसके बारे में मुझे क्या कहना है। लेकिन ज्यादातर लोग कह देते हैं मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहने के कुछ मतलब नहीं होते, मतलब खुद तो बताना पड़ेगा क्या नहीं, क्या कहना क्या नहीं। इक्वालिटी ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? तो इस तरीके से है। तो मेरा विचार एक ये है कि इसमें कुछ उसके सुधार की आवश्यकता है। हमारा जो प्रेजेंट कोड बना है उसमें वही है जो पहले कोड के अंदर था, कोई चेंज किया नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट किया नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है, तभी जस्टिस प्रॉपर्ली हो सकती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर इस सिस्टम में आपको बता दूं मैं, ये सेक्शन 351 के सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि अगर कोई मुल्जिम कोर्ट में शोर बजाता रहता है, बराबर डिस्टरबेंस करता है कोर्ट के प्रोसीडिंग को, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो उसमें ये लिखा हुआ है उसका मुकदमा अलग कर दीजिए। ये कौन सी बात हुई भाई? मुकदमा क्यों अलग कर दिया जाए? हमारे गांव ये भी बने हुए हैं कि अगर कोई हाजिर नहीं है कि तो उसकी एब्सेंस में एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है। वो एविडेंस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जब रेगुलर ट्रायल होता है, प्रेजेंट होता है, उसमें एडमिसिबल भी होती है। तो अगर कोई आदमी शोर शराबा करके कोर्ट के प्रोसीडिंग नहीं करने देना चाह रहा है, कोई मुल्जिम, तो ये कहना है कि उसका ट्रायल अलग कर दिया जाए, कि तो उसको इनकरेजमेंट है। अब हम लोगों के असेंबली में, पार्लियामेंट में जिस तरह शोर शराबा होता है, उसमें भी ये अब तो स्पीकर सस्पेंड करने लगे हैं लोग। लेकिन इस कानून के अंदर ये प्रोविजन कि उसका मुकदमा ही अलग कर दिया जाए, और फिर किसी मौके पे जब उनके वो इस पता नहीं कब क्या किस सिचुएशन में वो तैयार होंगे ताकि मुकदमा चलाया जाए, तो उस पर ट्रायल किया जाए। ये एक एंगल है क्रिमिनल ट्रायल का, जिसके लिए कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि थोड़ा किसी प्रकार का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूज की भी होनी चाहिए इन द मैटर ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन ए क्रिमिनल ट्रायल। और इसमें हमारे और भी कुछ प्रोविजंस हैं। मैंने प्री बार्गेनिंग के बताया। ये क्या है? अच्छे हैं प्रोविजन, जैसे कि अगर अरेस्ट किया जाए तो उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ा दिया गया है, तो और एक्सपर्ट्स की एविडेंस के बारे में भी रिलैक्सेशन कर दिया गया है। अ, लेकिन एक एक, एक अजीब सी सिचुएशन और डाल दी गई है इसके अंदर कि जैसे डॉक्टर थे, उनकी एविडेंस एक्सपर्ट रिपोर्ट ले ली गई है, और वो अवेलेबल नहीं है, किसी वजह से ट्रांसफर हो गया है या डेथ हो गई है कुछ है। तो उसमें ये कह दिया कि उस ऑफिस में जो उनका सक्सेसर हो, ऑफिस होल्ड करने हो, उसको बुला लें एविडेंस में। ये तरीका क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या मतलब उसका होगा। ये वो तो कोई भी एविडेंस जो रिपोर्ट किसी आदमी ने दी है, उसको वो आदमी ही प्रूव करता नहीं है। एट डिपोज उसकी हैंडराइटिंग वगैरह कोई प्रूव करेंगे तो वो उसके सक्सेसर प्रूव करेंगे, कोई और प्रूव करे। वो प्रोविजन एक अजीब सा लगता है मुझको। उसको ठीक करने की जरूरत है। और विड्रॉल फॉर प्रोसिक्यूशन में भी प्रोविजन ये दिया हुआ है कि अब आप मुकदमे का विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक कि मौका विक्टिम को न दिया जाए, उसके बारे में अपनी बात कहे कि मुकदमा कोई वापस हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। और ये प्रोविजन तो पहले भी था, अगर न्यायालय में झूठ बोलता है कोई व्यक्ति गवाही देने में, तो कोर्ट को समरी पावर है इस बात की कि वो पनिश कर सकते हैं 383 CRPC में। तो स्वयं कोर्ट ही पुलिस आदमी को पनिशमेंट दे सकती है, तो कुछ फाइन और सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट तक का हो सकता है। वो ठीक है, अच्छा है प्रोविजन में। इस तरीके के और कुछ चीजें भी हैं इसमें। आई डोंट थिंक कुछ और खास बात मुझे इसके अंदर बतानी है।
एक सेक्शन 529 और डाला हुआ है, जिसमें कि हाईकोर्ट की जिम्मेदारी रखी गई है कि आप ये इंश्योर करें कि मुकदमों का फैसला जल्दी होता है। डिस्पोजर उसका जो है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, जजेस और मजिस्ट्रेट देर नहीं करें। ये सेक्शन 529 में एक प्रोविजन दिया हुआ है। ये एक नया प्रोविजन है। किस तरह इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जाहिर है एक प्रेशर तो हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट पड़ ही सकता है कि इस मुकदमे का फैसला जल्दी कर दें। ये है कि एक नया प्रोविजन दिया हुआ है इसके अंदर। और और कोई खास बात तो मेरे ध्यान में इस समय नहीं है बताने की। जैसा मैंने बताया मर्जी पिटीशन के बारे में, जैसे विड्रॉल की पोजीशन है, मर्जी पिटीशन के बारे में ये पिटीशन 472 में दी जा सकती है। गवर्नर को दी जाएगी, प्रेसिडेंट को दी जाएगी। ये अभी तक हमारे ऐसा ही इसी प्रकार का है। ये भी एक अच्छा प्रोविजन दिया हुआ है कि कोई अंडर ट्रायल्स जो हैं, अंडर ट्रायल्स न्यूली अगर वो जेल में पड़े हुए हैं और उनका ट्रायल नहीं हो पा रहा है, तो जो मैक्सिमम परमिसिबल सेंटेंस है ऑफेंस का, उससे अगर आधा समय उन्होंने जेल में गुजार दिया है तो उन्हें जमानत पे छोड़ दिया जाए। ऐसा एक प्रोविजन दिया हुआ है वो ये 479 सेक्शन 479 सीआरपीसी में। ये अच्छा है। एंटिसिपेटरी बेल का पहले भी था, अब भी है, कोई नई चीज नहीं है। एक पोजीशन में भी सोचता रहा हूँ हमेशा, ये हमारा पुराना सीआरपीसी है, उसका धारा 482 है, उसका इक्विवेलेंट इस एक्ट में, संविधा में 528 है। ये पावर्स हैं हाई कोर्ट की। ये इनहेरेंट पावर जो हाई कोर्ट की इसमें दी हुई हैं, ये इतनी ब्रॉड और वाइड हैं कि उसमें किसी भी स्टेज पर इंटरफेरेंस हो सकती है कोर्ट की प्रोसीडिंग में, इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में। और ये थोड़ा बहुत ज्यादा वाइड है। मेरा ख्याल है इसको कुछ लिमिट करने की आवश्यकता है। वरना हर केस में देखे आप कि एफआईआर लॉन्च करने के समय से लेकर के चार्ज फ्रेम हो, एफआईआर लॉन्च हो, चार्ज फ्रेम हो, कहीं भी हो, वो कोई ना कोई पिटीशन दफा 482 में आज के और 528 में नए नए एक्ट में ये आती रहेंगी बराबर, और प्रोसीडिंग स्टे होती रहेगी। तो जो स्टे के प्रोसीडिंग वगैरह है, इनके बारे में कुछ और ज्यादा जरूरत है कोर्ट को और स्ट्रिक्ट होने की। हालांकि प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इस ऑर्डर के बारे में 2 हफ्ते का था, लेकिन वो फॉलो हो नहीं रहा है। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात इस बात की है, कम से कम जैसा मैं सोचता हूँ, जिन केसेस में प्रोसीडिंग को स्टे करने का ऑर्डर हो गया है, हाई कोर्ट में हो गया वो, तो वो केसेस एक अलग क्लास ऑफ केसेस बना देना चाहिए। यानी इस सेंस में कि वो केसेस लिस्ट से आउट ना हो। जो कॉज लिस्ट है, उस कॉज लिस्ट में ऐसे केसेस कंटिन्यूअसली चलते रहने चाहिए और उस पर हर 2 हफ्ते पे आगे प्रोसीडिंग हाई कोर्ट को करते रहना चाहिए। क्योंकि स्टे बहुत ही क्या कहा जाए, जस्टिस में बड़ा भारी इम्पेडिमेंट है। डिले जस्टिस के बारे में हम रोज कहते हैं ना कि जस्टिस डिले हो रही है। वन ऑफ द रीजन इज स्टेज। जैसे जैसे केसेस मिलते हो गए हैं, 14-14 साल, 15-15 साल के ट्रेस स्टे रहे हैं, और फिर मुकदमा चला है या नहीं चला है तो परेशानी है। तो इसलिए ऐसे केसेस के बारे में मेरा ख्याल है सीआरपीसी में ये प्रोविजन जरूर हो जाना चाहिए कि जिन केसेस में स्टे ऑर्डर ग्रांट किए गए हैं वो केसेस कंटिन्यूटी में चलें।
उनकी कॉज लिस्टिंग दफ्तर के ऊपर न डाल दी जाए। कोर्ट स्वयं केसेस को लिस्ट करती रहे और मॉनिटर करती रहे उन केसेस को, ताकि और प्रोसीडिंग जो है वो रुके नहीं। वन ऑफ द रीजन ऑफ डिले हमारे जो है वो इससे ही है। बहुत हर चीज में हर स्टेज पे इससे हो जाता है। तो और जितना इससे होता है उतना डिले होती है प्रोसीडिंग, उतना जस्टिस में फेल हो रहे चांसेस जाते हैं। तो ये एक प्रोविजन हमारे नए सीआरपीसी में डालने की जरूरत है कि स्टेट स्टेट केसेस में प्रोसीडिंग इन कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कि छोड़ दिया उनको, अब ऑफिस लिस्ट कर रहा है महीने भर के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा अभी कहा गया है, इनका इस्तेमाल करने में समय लगेगा, काफी समय लगेगा, लेकिन ठीक है। पूरी जिंदगी अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो ये अच्छा है कि हमारी जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं ये भी, इनमें भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल हो, आईटी साइंस का इस्तेमाल हो और उस तरह से चलते रहें। मेरा ख्याल है कि ये मेन पॉइंट्स अभी मेरे ध्यान में आ रहे हैं। मेरा सजेशन ये है कि जो हम लोग इस तरह के वेबिनार्स करते हैं उनमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर करें। जैसे कि बेल्स हैं, बेल्स कैसे होने चाहिए, ग्रांट होनी चाहिए, नहीं ग्रांट होनी चाहिए, किस बेल्स होनी चाहिए, कैसे। एक टॉपिक का रखें आप बेल का ही। वैसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन का रखे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एक सब्जेक्ट आप स्पेसिफाई कर दें कि किस सब्जेक्ट पे आप डिटेल्ड डिस्कशन वेबिनार द्वारा करना चाहते हैं, तो वो और स्पेसिफिक स्टडी होकर के उसकी एनालिसिस हो सकेगी। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा यूजफुल होंगे हमारे ये वेबिनार्स, बजाय से कि एक एट रैंडम जिसकी जो समझ में आए वो अपनी बात कहें और फिर कुछ ये क्लियर न हो पाए कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है। मेरा ख्याल है कि मेरे धन्यवाद, धन्यवाद जस्टिस माननीय कमलेश्वर नाथ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने प्रकाश डाला। और शैलेश सर ने भी यहाँ पर कुछ अपनी बात जोड़ना चाहते हैं आपके इस उनके भी जहन में कुछ बातें हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रवीण सर हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हम दोनों जन को एक एक करके सुनेंगे। शैलेश सर प्लीज। जी, एक सवाल कई लोगों में पैदा होता है कि लिस्टिंग जो है केसेस की बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे कंप्यूटराइज नहीं फॉलो हो, मेंशनिंग करके आगे पीछे करने की आर्बिट्रेरीनेस क्यों हटानी दी जा सकती है। अगर कंप्यूटर में सब क्राइटेरिया डाले जाए तो वो क्राइटेरिया को लेके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करें तो आर्टिकल 14 एस्टैब्लिश होगा। आज आर्टिकल 14 कोर्ट के अंदर कंप्लीटली अवेलेबल होती है उसकी। सर आपसे कमलेश्वर नाथ साहब, ये क्या मुझसे हमें लगता है सर आपकी आपकी जो आवाज है थोड़ा सा इको कर रही थी, थोड़ा सा माइक के पास में आप। मुझे पता नहीं दिस इज बेटर। नहीं, लेकिन कोई प्रश्न मुझसे है क्या? शैलेश सर क्या चैट बॉक्स में दे सकते हैं? जी हेलो, चैट शैलेश सर से पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में दे सकते हैं? अभी ठीक से सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है बराबर। आवाज आ नहीं रही, क्या करें? हमें लगता है कि कई सारे माइक एक साथ खुले रहते हैं, कभी कभी इसकी वजह से भी हो जाता है। जो क्रॉस इको टाइप का जो वॉइस का रहता है। तो शैलेश सर एक बार फिर ट्राई करिए। नहीं, क्या मैं अब तो आवाज ही बंद हो गई। हेलो, हाँ ठीक है, प्रवीण सर अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। शैलेश या सर मैं चैट बॉक्स में सर या एक शॉर्ट बात रखेंगे तो चैट बॉक्स से हम उठा लेंगे उसको। तो मैं कमलेश्वर नाथ जी से
जी टाइमलाइन की बात करना चाहता हूं जो बीएनएसएस में है। टाइमलाइन फॉर प्रोसीड्यूर्स जो है, पर्टिकुलरली कोर्ट के लिए जो कहा गया है कि गिविंग जजमेंट विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक्सटेंडेबल अप टू 45 days। और दूसरा है इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 days, एंड 3 फ्रेमिंग चार्जेस बाय सेशन कोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग। जब फर्स्ट हियरिंग से 60 days के अंदर चार्ज फ्रेम करना है, तब फिर डिले क्यों होता है? वर्षों तक केस क्यों लंबा चलता है? नहीं होता ना एक्चुअली, कहाँ करते हैं ये। मगर बीएनएसएस में है, न तो बीएनएसएस हैज प्रोवाइडेड दिस थिंग। No, in this मैं side, उसकी एग्जैक्ट लाइनिंग पढ़ रहा हूं सर। अच्छा ठीक है। देखिए, टाइमलाइन फॉर प्रोसीड्यूर, द बीएनएसएस 23 prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Other specified timelines include: 1. Giving judgment within 30 days of completion of arguments, Argument, extendable up to 45 days. ठीक 2. है। Informing the victim of progress of investigation within 90 days. And 3. Framing of charges by a session court within 60 days from the first hearing on such charges. अब ये काम तो जो जिनके ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके करने की है। Exactly. नहीं Exactly. करते But question is, what to do। BNSS से प्रिस्क्राइब करता है, but where are the methodology? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेथोडोलॉजी नहीं है, जज के पास पावर नहीं है। पावर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सबऑर्डिनेट स्टाफ नहीं है। पुलिस के पास में पूरी इन्वेस्टिगेशन के भी रिस्ट्रिक्शंस है, कई चीजें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। नोबडी इज लुकिंग एट इट एंड यू हैव प्रिस्क्राइब्ड द टाइमलाइन एंड द टाइमलाइन विल फ्रस्ट्रेट द पीपल। देखिए असल में बात ये है, हम लोगों का जब तक कि ड्यूटी परफॉर्म करने का चरित्र नहीं बनेगा, तब तक इन चीजों की में सुधार आना बहुत मुश्किल है। तो मेन बात जो है वो यही, क्या व्यक्ति ये समझ रहा है, अधिकारी ये समझ रहा है कि तो समय निश्चित हुआ है, उस समय के अंदर मुझे कर देना चाहिए, हम चाहे जैसे हो वो हम कर देंगे। तो उसकी अपने विल के ऊपर डिपेंड करता है। और वो यहाँ अपने यहाँ कुछ बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, हर फील्ड में हर जगह आप देख लें, जहाँ भी देखें समय बहुत कम रखा जाता है लोगों को करने। लोग समय से चीजों को बहुत कम लोग करते हैं समय से। अब इसमें मेरा ये कहना था, जब पनिशमेंट किसी करेंगे, आप क्या करेंगे? एक ही चीज कर सकते हैं सरकार को कि इन केस दिस टाइमलाइंस आर नॉट ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द पेनल्टी एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके बारे में चुप। हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप, उसके बारे में चुप हैं। अब वो रोलमेंट्री हो, सॉर्ट ऑफ एन इंक्वायरी, हम लोग यहाँ प्रोसीजर पे तो गजब के हैं। कोई भी एडवर्स ऑर्डर आप पास करें किसी के खिलाफ, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग में जितना उसको एडजर्नमेंट मांगे उसको एडजर्नमेंट चाहिए, कोई ना कोई रीजन होता ही रहता है। तो ये एक जनरल कॉन्डक्ट जो है हमारी सोसाइटी में लोगों का, वो सुधारने की जरूरत है। लॉज क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि जज ने समय के अंदर जजमेंट नहीं दिया, तो क्या कर देंगे? कहते हैं कि लिख देंगे, एंट्री कर देंगे कंट्रोल में, जजमेंट डिले से हुआ, दैट इज ऑल। अब वो कहीं लॉन्ग रन में कभी देखा जाएगा हाईकोर्ट जज बने कि स्टेज भैया क्या कहते थे, समय से हुआ नहीं हुआ, हटाओ इनको, नहीं बनाएंगे हाईकोर्ट जज। लेकिन वो जाने कब की पोजीशन होगी, कब पोजीशन आएगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि गवर्नमेंट या लॉज मेरे ख्याल इसमें कुछ ज्यादा हेल्पफुल हो नहीं सकते। ये बात दूसरी है कि लॉ बना दिया जाए, ये बात जैसे लॉ बना हुआ है कितने टाइम में होना चाहिए, वैसे लॉ ये भी बना सकते हैं कितने टाइम में अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, क्या उसकी पेनल्टी होनी चाहिए, क्या पर बना सकते हैं। लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट है। ये एक प्रैक्टिकल है, व्यक्ति के चरित्र का प्रश्न इसमें ज्यादा है बजाय इसके कि लॉ इसमें क्या करे। थैंक यू सर। जी यहाँ पर शैलेश सर ने एक जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है, तो प्रवीण सर आपने क्या उठाया है? ये नहीं उठाया ना?
लिस्टिंग के बारे में बोल रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड लिस्टिंग क्यों नहीं होती है, कि पहले जो मैटर आए वो पहले उसका मतलब रिजॉल्व हो, मतलब लिस्टिंग के विषय में है उनका क्वेश्चन। आर्टिकल 14 जो है उसके वायलेशन की वो बात कर रहे हैं कि आर्टिकल आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कमलेश्वर नाथ सर, नहीं, आर्टिकल 14 का वायलेशन किस चीज में है? जो फर्स्ट वाले में लिस्टिंग क्या कह रहे हैं? मतलब लिस्टिंग जो लिस्टिंग केस इलेक्ट्रॉनिक लिस्टिंग जो है। इंफॉर्मेशन आती है, जिस तरह से आती आती है उससे आगे बढ़े, उसी सिलसिले में चले। जैसे पहली आई तो पहली, दूसरे दूसरी, इस तरह से किया जाए। देखिए, हम लोगों के यहाँ चीजों का इस्तेमाल भी काफी इरेस्पॉन्सिबली होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट हो सकती है, ठीक है, कर दे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट का कोई अंत नहीं है। जरा जरा चीजों पे कितनी कंप्लेंट हो सकती हैं, हर बात पे कंप्लेंट होगी, तो उसके सॉर्टिंग आउट वो बहुत जरूरी चीज है, समय उसी में लगेगा। तो ये ऐसा। अच्छा, और उसमें क्या दिया हुआ? 3 दिन, एक हमारे शायद एक सेक्शन कोई है जिसमें यह है कि जो कोई कंप्लेंट अगर इलेक्ट्रॉनिकली आती है तो उसका कंफर्मेशन राइटिंग में 3 दिन के अंदर होना चाहिए। ये किसी सेक्शन के अंदर है। तो ये तो इसको सिंपल चीजें चले ठीक है, लेकिन वो 3 दिन की डिले भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी बहुत केसेस में। यानी ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना हुजूम, इतना इतना ज्यादा कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली आएंगी, उनको सीरियसली अरेंज करके और अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम ही आगे प्रोसीड किया जाए, उसके पहले उसे बाद में, तो ये प्रोग्रेस बहुत मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। एट द मोस्ट डेयरस क्राइम के की ये एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि कौन से, जैसे वीमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनकी उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको जल्दी उनका निपटारा किया जाए, और दोनों का बाद में हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है, मेरा भी यही है कि सर, ये मानना है कि जिसके कॉस्टली लॉयर्स हैं उनको स्पीड कराना है या स्लो करना है वो कर सकते हैं। ये खुली बात है, सब लोग जानते हैं। और अगर हम जुडिशियल सिस्टम को ऐसे ही कहेंगे कि ऐसे ही चलेगा, तब तो कहाँ फायदा होने वाला। अब ये एक्चुअली वर्क हो, एनालाइज किया जाए तो पता चले कि हुआ क्या, क्या हो रहा है, उसमें क्या नहीं डेवलपमेंट। सर, सर माननीय जस्टिस साहब, इस बात को तो मानना पड़ेगा, जो गांधी सर ने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि यदि आपके एक्सपेंसिव जजेज हैं, मतलब कॉस्टली जज, सॉरी कॉस्टली वकील हैं, सॉरी यहाँ पे मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं नहीं, ठीक आपके है। वकील वकील जो हैं वो मतलब अच्छे वकील हैं, जाने माने वकील हैं, तो वो आपके प्रकरण को जल्दी सॉल्व करवा देते हैं, जल्दी आपकी डेट लग जाती है, हियरिंग जल्दी हो जाती है, और उनका बहुत जल्दी सुना जाता है। कई बार तो ऐसे होता है कि बड़े बड़े ऐसे मामलों में मतलब छुट्टियों के दिन भी और अनएक्सपेक्टेडली मतलब इस तरह से कोर्ट खुल जाते हैं और उनके फैसले हो जाते हैं। लेकिन आम नागरिक, जहां अपन जस्टिस की बात कर रहे हैं, जहां अपन न्याय की बात कर रहे हैं, तो जहां आम नागरिक है जिसके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, जिसके पास उतने ऐसे कॉस्टली वकील नहीं है, ये व्यवस्थाएं नहीं है, उनका क्या समाधान है? तो फिर अपन कैसे न्याय की बात करेंगे? न्याय संहिता, ये दंड संहिता को न्याय संहिता बोले, लेकिन न्याय हो कहाँ पा रहा है बेसिकली देखा जाए तो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये बात ठीक कह रहे हैं कि जो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और ज्यादा जिनके रेपुटेशन है एज एडवोकेट, उनको पहले सुन लेते हैं, वो बस ये ख्याल करके कि बहुत सीरियस मैटर होगा, इन्होंने कहा है कि यार देख लेते हैं इसको। लेकिन ये ज्यादती की बात, ये सही नहीं है। देखिए, एक तो काम ये जरूर देख लें, जो कि मैं पर्सनली फील करता हूँ, कोर्ट का काम कोर्ट में ही होना चाहिए। कोर्ट के बाहर होने का कोई सवाल नहीं है। ये नहीं कि घर में बैठे हुए या रात में बैठे हुए एकदम किसी, चाहे जितना ही अर्जेंट हो, क्या करना है। सिवाय इसके ये बात होती है, भाई दूसरे आदमी को फांसी लग रही हो तो आप रोक देंगे उसको, वो तो सही है। लेकिन लाइफ एंड डेथ का अगर क्वेश्चन नहीं है और सिर्फ लिबर्टीज का ही क्वेश्चन है, तो वो जो हमारे कोर्ट की टाइमिंग दी हुई है, क्यों नहीं दी हुई? टाइम, अपने टाइम से कोर्ट बैठती है, टाइम से काम करें। तो ये आप इस ऑब्जेक्शन में तथ्य है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है
कि कुछ लोगों को इस बात में का बेनिफिट मिल जाता है कि बहुत सीनियर हैं और बड़े ख्याति उनकी है, इसलिए उनको मौका मिल जाता है कि उनका मैटर पहले ले लिया जाए, बाकी लोग मैटर बाद ले लिया जाए। ये होना नहीं चाहिए, ये न्यायालयों की बात है, ये कोर्ट्स की बात है, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनफेयर बात है, ये बात ठीक थी आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जस्टिस कमलेश्वर नाथ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आईपीसी से संबंधित जो भी मतलब ये भारतीय न्याय संहिता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल बिंदु थे उन्होंने उस पर प्रकाश डाला, और अभी हमारे बीच में वो बने रहेंगे। हम उनसे अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आप लोग अपने प्रश्न संजो करके रखिए। इस बीच हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे इसी कार्यक्रम की प्रोसीडिंग करें, और हमारे बीच में माननीय श्रीमती रश्मि ओझा जी हैं, जिनको हम यहाँ पर सादर आमंत्रित करेंगे, जो चागला चेयर जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो बनी हुई है उसकी वो मतलब चेयर हैं वो, और साथ में रीडर मुंबई यूनिवर्सिटी में वो रही हैं लॉ डिपार्टमेंट में। तो हम उनको स्वागत करें, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स और सोशल इश्यूज को लेकर के देश विदेश में अपने लेक्चर्स अपनी बातें रखी हुई हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वो प्रारंभ में ही सारी डिटेल्स आपको और उनके बारे में और जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप उनका नाम यदि गूगल में डालेंगे तो पूरी विस्तार से उनके आपको बायोडेटा और सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हम उनको स्वागत करें। माननीय रश्मि ओझा जी, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी। आ, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, बिल्कुल आ रही मैडम, प्लीज। सर्वप्रथम यहाँ मौजूद ऑनरेबल जस्टिस कमलेश्वर नाथ जी एंड ऑनरेबल अदर जजेस एंड एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स, ये जो वेबिनार है उसके, और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 की। हालांकि ये इंग्लिश कैलेंडर ईयर है, और जहां तक कानून की बात होती है, हम इंग्लिश लॉ को हटा के हमारे देश के नए कानून की पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि 31st नाइट को पूरे देश में बहुत ही से बड़ी तौर पे सेलिब्रेशंस हो रहा था, तो मैंने सोचा आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं सर्वप्रथम दूं। यह बात सही है कि हमारे जो क्रिमिनल मैनुअल में 3 कानून है, इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का है, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 के है। अब ये सारे कानून लगभग 150 इयर्स पुराने हैं, हम मोर देन 100 इयर्स पुराने हैं, और यह एक बहुत ही उचित और अच्छी बात है कि ये जो अमेंड चेंजेस हुए, ये जो कानून रिप्लेस हुए, वो बहुत ही पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल 2023 में हुए, तो ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप रहा है, क्योंकि ये कानून ब्रिटिशर्स जब हम पर राज करते थे तब आए हुए थे, और इसमें चेंजेस और बदलाव लाने की बहुत ही आवश्यकता थी। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 1973 का, अब वह रिप्लेस होके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कानून बना है, और इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट भी 25 दिसंबर 2023 में मिली हुई है, तो अब ये फुल फ्लेज्ड कानून बना। जैसे मैं ह्यूमन राइट्स के टीचर हूं, तो एक मानव अधिकार के तौर पे हम किस दृष्टिकोण से इस कानून को देखते हैं, उस पर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रख रही हूँ। ये जो की चेंजेस है, ये बीएनएसएस, जैसे प्रवीण भाई कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस कहते हैं, इसमें कुछ की चेंजेस आए हैं, जिसमें कोर्ट की हायरार्की, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो डिटेंशन कंडीशंस है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, जो जिसमें क्राइम जिसमें 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट हो, उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रॉनिकली। और ये बहुत ही एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी वाइज कनेक्ट करने में भी बहुत सारी बार दिक्कत हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिकली हम कैसे ये इन्वेस्टिगेशन को
मान्य करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा बयान भी दिया है कि ये जो टेक्निक्स है टेक्नोलॉजी के थ्रू और इसका जो एविडेंस आया है वो फुल प्रूफ नहीं माना जाएगा, उसमें कोरॉबरेटिव या एडिशनल एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। प्रवीण भाई ने अब भी कहा कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है, जैसे कि एक रेप केस या बलात्कार के केस में टाइमलाइन दी हुई है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से सीआरपीसी जो बना हुआ था, कभी भी टाइमलाइन, चाहे रेप हो मर्डर हो, किसी में भी ये टाइमलाइन की जांच पूरी नहीं हुई और केसेस काफी सालों तक चलते रहे, जैसे शैलेश भाई ने भी अभी बताया। मेरा कुछ विचार के मुख्य फोकस कुछ इश्यूज पे है। ये जो नया कानून बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे, तो उसमें काफी सारे जो पिछले सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स 1980s में, लेट 70s और 1980s में काफी सारे जजमेंट्स जो हमारे लेट जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस डी ए देसाई ने दिए हैं, लॉ कमीशन की और काफी सारी कमिटीज की रिपोर्ट भी हुई है कि बेल एंड नॉट जेल, ये जो एक रूल था, एंड व्हाई जेल, सो इन एक्सेप्शनल केसेस जेल का ये जो रूल एक्सेप्ट हुआ था। मैडम अनम्यूट कीजिए। पिछले कई सालों से ये जो जजमेंट्स है, ये 3 एमिनेंट जजेस, जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस डी ए देसाई के एक के बाद एक काफी सारे उनके जजमेंट्स आए हैं उसमें, और काफी सारी कमिटी रिपोर्ट्स, कमीशन रिपोर्ट्स में भी, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स में कि बेल एंड नॉट जेल। तो बेल तो एक मानवी का हक रहता है कि वो मांग सके। हालांकि पुराने सीआरपीसी में यह प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति को जिसको मैक्सिमम सजा होनी चाहिए थी उसकी आधी सजा अगर वो काट ले तो वो बेल की एप्लीकेशन कर सकता है। अब ये नए कानून में बिल्कुल उसके द्वार बंद हो चुके हैं कि अगर उसके खिलाफ मल्टीपल चार्जेस हो तो उसको बेल की या जामीन की अर्जी वो नहीं कर सकता है। अब संभावना यह भी हो सकती है कि अगर मेरे खिलाफ कोई फॉल्स चार्जेस लगाए गए हो, 2, 3, 4 फॉल्स चार्जेस और फॉल्स केस बना हुआ है, तो क्या मैं बेल या जामीन की अर्जी नहीं कर सकती? इस पर हमें ध्यान देना बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल की कुछ लंबी प्रोसेस होती है, तो इसका मतलब है मैं बेल की अर्जी नहीं कर सकती। प्रवीण भाई ने जैसे बताया कि हैंडकफ्स या इम्पोजिशन ऑफ बार फेटर्स, तो 1980 में 2 बड़े जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं, सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें गाइडलाइंस दी हुई है कि इम्पोजिशन ऑफ बार फेटर्स और हैंडकफ, जिसको हम हैंडकफिंग करते हैं, तो दैट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। शैलेश भाई ने जैसे आर्टिकल 14 की बात की, वैसे मैं आर्टिकल 21 की बात करती हूँ, जिसमें 2 महत्व के राइट्स है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अब ये राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, और ये पर्सनल लिबर्टी में नॉट टू बी हैंडकफ, नॉट टू बी इम्पोज्ड बार फेटर्स, ये इम्प्लिसिट है, क्योंकि संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स में ये लिखा गया है कि नॉट टू बी इम्पोज्ड बार फेटर्स और नॉट टू बी हैंडकफ इज इम्प्लिसिट विद इन पर्सनल लिबर्टी। और अगर बहुत ही आवश्यकता हो कि हैंडकफ किया जाए या उनको बार फेटर्स इम्पोज किए जाए, तो प्रोसीजरल रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड कि किसी चुने हुए व्यक्ति को क्यों, क्योंकि प्रेम शंकर शुक्ला के केस में यही एलिगेशन हुआ था कि बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको हैंडकफ नहीं होता है, और जो मामूली इनोसेंट हार्मलेस सिटीजन्स हैं उनको क्यों हैंडकफ किया जाता है। तो प्रोसीजरल रीजंस must be imposed
for imposition of handcuffing or bar fetters, and principles of natural justice follow करने की अतिशय आवश्यकता है। अगर आवश्यकता रही कि हैंडकफ हो या imposition of bar fetters हो, तो it must be removed at the earliest possible opportunity as such। और एक दिन से अगर अधिक बार फेटर्स या हैंडकफिंग की आवश्यकता हो तो कानून या कोर्ट की परमिशन लेना अति आवश्यक है, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ग्रॉस वायलेशन ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ग्रॉस वायलेशन ऑफ अ पर्सन्स पर्सनल लिबर्टी एज सच। प्रेम शंकर शुक्ला की केस में स्पेसिफिकली एंड कैटेगरिकली ये कहा गया था कि सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस में, वो भी बहुत ही इनकॉरिजिबल या हार्डन क्रिमिनल हो तो उनके या प्रीवियस उसका कन्विक्शन हो चुका हो, यानी कि फाइनल कोर्ट का जजमेंट और वो एक कन्विक्ट हो। अब अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट में बहुत ही फर्क रहता है, तो अगर उसका कन्विक्शन हो चुका हो और उसको हैंडकफ करने की जरूरत हो, या फिर संभावना हो कि वो जेल में ही सुसाइड करे या फिर जेल से भाग जाए या फिर वो किसी और पे को मार डालने की कोशिश करे, तो हैंडकफ की आवश्यकता होती है, और वो भी सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। रूटीन हैंडकफिंग इलीगल है। ये अपेक्स कोर्ट यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रूटीन हैंडकफिंग इलीगल है, और कोर्ट पे ये ड्यूटी लगाई गई है कि द कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई। तो एक कोर्ट पे ऑब्लिगेशन रहता है कि कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ प्रेजेंट क्लियर एंड इमिनेंट डेंजर, कि ये व्यक्ति बहुत ही डेंजरस है, प्रेजेंट क्लियर एंड इमिनेंट डेंजर है, और इसीलिए हैंडकफ की या तो ये भाग जाएगा जेल से, या तो फिर एल्स इट इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट्स वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। तीसरा मुद्दा मुझे जो ये हम इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, तो इंडिया इज नॉट अ फंक्शनल डेमोक्रेसी। मानव अधिकार में कई सारे ऐसे इंटरनेशनल लॉ है, मैं एक की बात करती हूँ, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि 1966 का है, और जो इंडिया ने रेटिफाई किया 1979, जब प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तब ये रेटिफाई हुआ था, लेट प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। इसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है कि डेथ सेंटेंस को बिल्कुल तौर पे हटाया जाए, टोटली हटाया जाए, और दूसरा है इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म, कि किसी भी व्यक्ति को लगा है कि मेरे देश में मुझे हाईएस्ट कोर्ट तक इंसाफ नहीं मिला, तो वो यूनाइटेड नेशंस मैकेनिज्म पे वो अपनी रिड्रेसल ले जा सकता है। लेकिन इंडिया ने टैक्टफुली ये दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स भी रेटिफाई नहीं किए हैं, और रेटिफाई जो कॉवेनेंट को रेटिफाई करते हुए भी हम देखते हैं कि काफी सारे वायलेशंस जेल में हो रहे हैं। एक और महत्व की बात है, देखिए कि पुराना सीआरपीसी में सेक्शन 357 में 358 में अनलॉफुल अरेस्ट और डिटेंशन एक वर्ड था, जिसमें प्रावधान था कि स्टेट में कॉम्पेंसेट टू द विक्टिम ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट और डिटेंशन, पुराने सीआरपीसी में। और उसमें स्टेट में और शैल में जस्टिस कमलेश्वर जी एग्री करेंगे कि काफी डिफरेंस है, एक है मैंडेटरी और एक है डिस्क्रिशनरी। तो स्टेट में सारी जो है डिस्क्रिशन स्टेट पावर को दी गई है कि मे अवॉर्ड कॉम्पेंसेशन, और अनलॉफुल अरेस्ट और डिटेंशन जब होता है तो इट इज अनलॉफुल, तो उसका कॉम्पेंसेशन की पहले कीमत थी सिर्फ 100 रुपये, वो बढ़ा के फिर की गई 1000 रुपीज। हम सब यहाँ बैठे सारे विद्वानों को ये जानने की जरूरत है कि वेदर 1000 रुपीज इज एन एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर द पर्सन हु इज अनलॉफुली अरेस्टेड और डिटेन। अब ये जो बीएनएसएस का जो नया कानून 2023 का बना है, उसमें क्लॉज चैप्टर 28 क्लॉज 399 में ये प्रावधान है कि द मैजिस्ट्रेट में, अभी देखिए
अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड डाला गया है कि ग्राउंडलेसली अरेस्टेड. इफ अ पर्सन इज ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, इसका मतलब एज इफ हम कुछ बदलाव भी ला रहे हैं, लेकिन जो जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही रहेगी और कुछ होता नहीं है. उसमें भी प्रोविजन है कि अगर मुझे अनलॉफुली 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए अरेस्ट किया गया हो, तो फिर आई एम ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, क्योंकि मेरे खिलाफ ऐसा कोई ग्राउंड सीवियर नहीं था, लेकिन मुझे अरेस्ट किया गया. और मुझे कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडलेसली अरेस्ट करने की कितनी मिल सकती है? सिर्फ 1000 रुपये. यानी कि मैं कितने सालों के साल जेल में रहूं, कितने सालों के साल मेंटल ट्रॉमा में रहूं, और उसका प्रावधान है कि 1000 रुपया, वो भी मैजिस्ट्रेट में डिसाइड. यानी कि वो उसका हक है कि देना है कि नहीं कॉम्पेंसेशन, या फिर नहीं देना है. तो इन द लाइट ऑफ दिस, जैसे कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो भारत देश ने रेटिफाई या साइन किया है, उसमें आर्टिकल 9 क्लॉज 5 में ये प्रावधान है कि फॉर अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन देयर इज एन एनफोर्सिएबल राइट टू कॉम्पेंसेशन. अब ये एनफोर्सिएबल राइट की बात ये BNSS में कहीं मैंने सारा छान के देखा है, कहीं पर भी ये दिखाई नहीं दी. और इंडिया ने इस पर रिजर्वेशन लगाया है आर्टिकल 9(5) कि हम ICCPR रेटिफाई करते हैं, लेकिन हम 9(5) को अभी हाल फिलहाल लागू नहीं कर सकते और हम रिजर्वेशन करते हैं. मुझे लगता है कि हमारे देश में टाडा और कोटा रिपील हुआ है, टेररिस्ट एंड एंटी डिसरप्टिव या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, लेकिन अभी भी कई सारे ड्रैकोनियन लॉज है हमारे देश में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, प्रवीण भाई ने जैसे बात की है द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, जो कि सिर्फ 1 साल तक रहना था, लेकिन अभी वो कहीं वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए था, लेकिन अभी वो कई सारे आसाम, जम्मू कश्मीर, कई सारे स्टेट्स में ये हो रहा है. UAPA का लॉ है, नेशनल से, और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स है. ये सारे ऐसे कानून है जो ड्रैकोनियन लॉज है, जिसमें काफी सारे वाइड पावर्स पुलिस को दिए गए हैं. किसी भी गलत चार्जेस को, किसी को विक्टिमाइज करके गलत चार्ज से उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करके कुछ दिन अपनी कस्टडी में रखो और फिर छोड़ दिया जाए कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. तो इसकी कॉम्पेंसेशन की प्रावधान क्या है? अगर हम देखेंगे कि इन द लाइट ऑफ old CRPC 357 ग्राउंडलेसली, देखिए सोफिस्टिकेटेड वर्ड ग्राउंडलेसली अरेस्टेड लिखा गया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया कॉम्पेंसेशन, वो भी किसी ने गलत कंप्लेंट की हो तो उसके पास से लेके दे सकते हैं. यानी कि स्टेट की बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है. मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के मुताबिक जिस व्यक्ति ने झूठी कंप्लेंट की हो उसको ऑर्डर किया जाएगा. तो यह एक सोचने की बात है कि वेयर आर आवर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट. जैसे प्रवीण भाई ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बहुत ही महत्व देते, इट्स द बेस ऑफ ऑल द लॉज इन इंडिया. और 70 साल से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को हो गया. लास्ट ईयर हमने भारत का अपना आजादी का अमृत महोत्सव मनाया. क्या हम सही मान्य में आजाद है? क्या हम सही मान्य में हमारी पर्सनल लिबर्टी, हमारी राइट टू लाइफ की प्रोटेक्शन मिल रही है? ये हमारे लिए सोचना इस कंपेरेटिव टेबल ऑफ CRPC 1973 एंड BNSS 2023 के हिसाब में क्या हमें सही में हमारे जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है कि नहीं, ये इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत मेरे हिसाब से ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से भी अति आवश्यक है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मैडम ओझा जी. आपने बहुत ही इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में
उन प्रावधानों पर आपने विशेष तौर पर प्रकाश डाला जो अभी तक अछूते थे, विशेष तौर पर वो ह्यूमन राइट्स वाले जो इशू हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर के और इस तरह से। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनको इससे काफी ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और यदि उनका कोई प्रश्न है इस बात को लेकर के तो वो निश्चित तौर पे अपना चैट बॉक्स में रख सकते हैं और साथ में हैंड रेज भी कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच पर आगे अब हम चलेंगे, आगे कार्यक्रम की प्रोसीडिंग करते हैं, और हमारे बीच